मैं म्योनीर हूँ, एक राजा का हथियार, और मैंने आपको सितारों से परे रहने वाले गॉड्स की कहानी सुनाई, जिनका अंत बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो अपने ही गॉड्स के बनाए उस साइकिल में फंसे थे जिसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उन्हीं गॉड्स में एक गॉड ऐसा भी था जो अपनी फैमिली का सबसे पावरफुल गॉड था और मेरा ओनर भी, और उसे लोग गॉड ऑफ थंडर कहकर बुलाते थे। मेरे टूटने के बाद उसने मुझे फिर से जोड़ा और अपनी पावर और विजडम से उसने उस रैग्नारॉक साइकिल को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन ऐसा करने में वो और उसके सभी लोग मारे गए। अब कुछ लोग उसे एसगार्ड का रक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने लोगों को बार बार मरने से बचा लिया था। लेकिन कुछ लोग उसे एसगार्डियंस का हत्यारा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने जब रैग्नारॉक साइकिल को तोड़ा तब उसने एसगार्डियन को हमेशा के लिए मार दिया, जिस वजह से वो सभी गॉड्स अब हमेशा के लिए खो गए थे। लेकिन मेरा क्या, मैं अपने उन गॉड्स को कहाँ ढूंढूं? और इसीलिए अब मैं इस स्पेस में बिना किसी गॉड के यूं ही भटक रहा हूँ। लेकिन क्या मैं ऐसे ही बिना गॉड्स की दुनिया में अकेले ही भटकता रहूंगा? और क्या ये दुनिया बिना गॉड्स के सरवाइव कर पाएगी? तो इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए मैं आपको ये सब होने के बाद की कहानी सुनाता हूँ। तो फिर आप रेडी हो जाइए फिर से उस अधूरी छूटी हुई कहानी को सुनने के लिए। और अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं तो मेरी थंडर तुम पर बरसेगी और फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। 6 महीने पहले स्पेस में एक चीज तेजी से उड़ती हुई अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, और स्पेस को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि ये चीज इतनी छोटी है कि हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी चीजें हमेशा ही स्पेस से अर्थ की तरफ गिरती रहती हैं। लेकिन हकीकत तो यही है, उनमें से कोई भी चीज अर्थ को हिट नहीं कर पाती, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर के चलते फ्रिक्शन की वजह से ऐसे मेटियोर रास्ते में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये चीज बच गई और किसी तरह से सरवाइव कर गई तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रॉक्सटन के ओक्लाहोमा में क्रैश होगी, जहां पर जंगल और मैदान के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, वहां पर कुछ छोटी बस्तियां जरूर हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीज उन इंसानी बस्तियों से दूर जाकर गिरेगी। पर वो चीज जो भी थी उसने एटमॉस्फेरिक लेयर के फ्रिक्शन को झेल लिया था, और फिर तभी ब्रॉक्सटन में एक धमाके के साथ वो चीज वहां पर आकर गिरती है। मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड, वो अपनी किसी जरूरी मीटिंग को खत्म करके वापस अपने घर आते हैं और फ्रिज से खाना निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पास सूजन आती है, जो रीड से उसकी मीटिंग के रिजल्ट के बारे में पूछती है। लेकिन रीड कुछ भी नहीं बताता और वह अपनी मीटिंग के बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसने अभी अभी इल्यूमिनाटी के ग्रुप को ज्वाइन किया है। लेकिन रीड अभी भी किसी चिंता में है, तो सूजन उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए टीवी को ऑन करती है। लेकिन टीवी पर भी न्यूज कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। न्यूज में बस हर चैनल पर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात चल रही थी, क्योंकि ये वो टाइम है जब सिविल वॉर का इवेंट होने वाला है। लेकिन तभी रीड को शील्ड की तरफ से जनरल विलियम का इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिसमें वो रीड से मदद मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी एक ऐसी चीज मिली है जिसके बारे में मिस्टर फैंटास्टिक को जानना बहुत जरूरी है। तब रीड जल्दी से द थिंग के रूम में आता है, जो रात में सुकून से गहरी नींद सो रहा था। रीड द थिंग को जगाकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ही बस 5 मिनट में निकलना होगा। तो द थिंग कहता है, लेकिन इतनी रात में क्यों और हमें कहां पर जाना है? तब रीड जवाब देते हैं, हमें ओक्लाहोमा में जाना होगा। फिर तभी हम देखते हैं ब्रॉक्सटन की उस जगह को जहां पर कोई चीज 6 महीने पहले आकर गिरी थी, और शील्ड ने उस जगह को अपने अंडर में ले लिया। लेकिन उन शील्ड्स के एजेंट्स पर हमला हो चुका था, जिसका साफ मतलब था कि किसी को उस जगह पर गिरी हुई चीज के बारे में पता चल गया था। शील्ड के एजेंट्स अपनी आर्मी से बैकअप मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनका सामना डूम बॉट से हो रहा था, जिन्होंने शील्ड की उस फैसिलिटी पर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर फैंटास्टिक फोर पहुंच जाते हैं। द थिंग ऊपर से देखकर बोलता है, ये तो डूम बॉट्स हैं और ये अमेरिकन जमीन पर क्या कर रहे हैं, और अगर ये यहाँ पर आ गए हैं तो इसका मतलब यही है कि अब लटवेरिया और अमेरिका के बीच में जंग हो सकती है। फिर द थिंग वहां से कूदकर डूम बॉट्स को क्रश करना शुरू कर देता है। लेकिन जब
इन सब की ये फाइट चल ही रही थी, तभी रीड की नजर सामने से आ रही मिसाइल पर पड़ती है। पर जब तक वो लोग संभलते, वो मिसाइल सीधा उसी टॉम को आकर हिट करती है, जिस वजह से वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन जब सब कुछ शांत होता है, तब रीड रिचर्ड बोलता है उस मिसाइल ने वो पूरी रिसर्च फैसिलिटी को ही बर्बाद कर दिया, अब शायद ही हमें वहां पर कुछ मिल सके। लेकिन तभी रीड के पीछे से एक आवाज आती है जो रीड से कहती है, नहीं रीड, तुम सही बात नहीं बोल रहे हो, और गड्ढे में अभी भी एक चीज सलामत है। जिस पे रीड कहता है, मैं इस आवाज को पहचानता हूँ, क्योंकि ये आवाज किसी डूम बॉट की नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम की थी। डॉक्टर डूम को अपने सामने इस तरह देखकर रीड चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि रीड ने अब से कुछ समय पहले डॉक्टर डूम को हेल डायमेंशन में कैद कर दिया था। लेकिन अब डॉक्टर डूम उसके सामने कैसे हो सकता था? तब डॉक्टर डूम बोलता है, यहाँ पर ये चीज अब से 6 महीने पहले आकर गिरी थी, लेकिन मेरे सोर्स ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने में मुझे इतना टाइम लगा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस लोकेशन के बारे में जानता हूँ और उस चीज के बारे में भी जो यहाँ पर पड़ी हुई है, और उसे कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे उठाने के लायक यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन मैं उसे उठा सकता हूँ, वो चीज मेरे लिए बनी है, और ये चीज मैं हमेशा से जानता था, क्योंकि मेरे पास साइंस और मैजिक दोनों है, तो मैं इस चीज का सही हकदार हूँ। जब ये मेरे पास होगा तो मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। ये सब बातें सुनकर रीड रिचर्ड सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो चीज क्या है जिसके बारे में डॉक्टर डूम इतना कॉन्फिडेंट है। फिर तब रीड अपने पीछे मुड़ता है और कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ठीक सामने म्यूनिर इसी जगह पर 6 महीने से पड़ा था। फिर रीड रिचर्ड डूम से पूछता है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस हेल से आखिर निकले कैसे? तो डूम उनको बताता है कि जब मैं उस डायमेंशन में कैद था और मेरा आर्मर लगभग खराब हो चुका था, और उस डायमेंशन में रहने वाले क्रिएचर्स ने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया था, और वो लोग मुझे मेरे आर्मर के साथ चीरने को रेडी थे। उनको देखकर मैं उनकी भूख को समझ सकता था, जैसे वो मुझे आज मेरी हड्डियों के साथ मुझे चबा जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, जो उनसे किसी भी तरह से दया की भीख नहीं मांगने वाला था, और ना ही मैं उनके सामने झुकने वाला था। और जब वो लोग मुझे मारने के लिए मुझ पर झपटे, तो मैंने उनका डटकर सामना किया। लेकिन तभी उस जगह के आसमान में एक जोर की आवाज हुई। ये आवाज इतनी जोर थी कि वो क्रिएचर्स वहां से भागने लगे, और जब मैंने सामने देखा तो उस आसमान में एक रिफ्ट बन चुकी थी, जहां पर गॉड्स की फाइट चल रही थी। लेकिन मैं उन चेहरों को जानता था, ये एसगार्डियन गॉड्स थे। लेकिन अब ये गॉड्स किसी वजह से मारे जा रहे थे। लेकिन उनकी ये फाइट इतनी डेडली थी कि टाइम स्पेस का फैब्रिक तक फट चुका था। लेकिन तभी उस फैब्रिक से एक चीज बहुत तेजी से गुजरती है, और मैं उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भागता हूँ। मैं उसे पकड़ भी लेता, लेकिन वो चीज इतनी स्पीड में थी कि मैं उसे पकड़ते पकड़ते रह गया। लेकिन मैं भले ही उसे पकड़ नहीं पाया, पर मैंने ये देख लिया था कि ये म्यूनिर था, थॉर का हैमर, जो अपने सामने एक और रिफ्ट बनाकर वहां से निकल गया, और मैं भी उसके पीछे पीछे उस रिफ्ट से बाहर आकर गिर गया। और इस तरह मैं उस हेल से निकल पाया, क्योंकि जब वो दूसरी रिफ्ट बनी तो उसके दूसरी तरफ अर्थ थी, और मैं यहाँ पर आ सका। फिर मैं अपने कैसल में गया, जहाँ मैंने अपने डूम बॉट्स के जरिए इस म्यूनिर की अर्थ पर सही लोकेशन ढूंढने की कोशिश की, और जब मुझे इसकी सही लोकेशन पता चली तो मैं इसे आज लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम के आगे वो लोग कुछ भी नहीं थे। डॉक्टर डूम उन सभी पर हमला करता है, और जैसे ही वो म्यूनिर को छूता है, एक थंडर स्ट्राइक सीधा वहां पर आकर गिरती है। मिस्टर फैंटास्टिक को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर डूम ने म्यूनिर को उठा लिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। डॉक्टर डूम म्यूनिर को हिला भी नहीं पाया था। डूम ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने म्यूनिर के जरिए कुछ आवाजें सुनी थीं, जैसे खुद म्यूनिर उसे अपने पास बुला रहा था। डॉक्टर डूम और वहां पर मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो थंडर स्ट्राइक आखिर किस लिए थी। शायद ये किसी तरह का सिग्नल था, लेकिन ये सिग्नल किसको था, वहां पर ये बात कोई भी नहीं जानता था। फिर डॉक्टर डूम वहां से चला जाता है। तब द थिंग भी उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस हैमर को नहीं उठा पाता, क्योंकि वो हैमर किसी और का इंतजार कर रहा था। तब हम देखते हैं एक मिस्टिकल आदमी को, जो स्टेशन पर ओक्लाहोमा के लिए टिकट खरीद रहा होता है। टिकट सेलर उस आदमी से पूछता है कि वो वापस कब आएगा,
तब वो आदमी बोलता है मुझे बस वन वे टिकट चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां से वापस कब आऊंगा। अब उस इंसिडेंट को हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और वहां पर रहने वाले लोग कुछ समय पहले वहां पर हुए हमले की वजह से जान गए थे कि यहाँ पर कुछ तो है, और इसीलिए वो सभी लोग एक एक करके उस हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बस में वही मिस्टिकल आदमी ओक्लाहोमा की उस जगह की ओर बढ़ता जा रहा था। फिर तभी उस जगह पर बस आकर रुकती है, जिसमें से वो मिस्टिकल आदमी म्योनिर की तरफ गिरने वाली साइड की ओर बढ़ने लगता है। उस जगह पर पहले से मौजूद लोग उस आदमी को म्योनिर के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो बिना लाइन के उस म्योनिर को उठाना चाहता था, और इसी वजह से वो लोग उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसे रोक नहीं पाते। और जैसे ही वो मिस्टिकल आदमी म्योनिर को छूता है कि तभी एक थंडर स्ट्राइक सीधा वहां पर आकर गिरती है और आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें वो आदमी और म्योनिर दोनों लोग चले जाते हैं। लेकिन उस जगह पर उस मिस्टिकल आदमी का बैग रह जाता है, जिस पर इंग्लिश में DB लिखा होता है। लेकिन ये मिस्टिकल शख्स कौन था जो उस म्योनिर के साथ उस पोर्टल में चला गया, ये बात हम इसके अगले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस शख्स को गेस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।